बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में फिर से खुशामदीद। हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा यूनिट नंबर 3 शुरू होगा। यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप सिलेबस आउटलाइन देखें तो काफ़ी ब्रीफ सिलेबस आउटलाइन हमें मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, उनकी बात हो रही है और उसके बाद डायरेक्टली वो आगे चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल्स की शेप्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो काफ़ी ना स्कैटर्ड टाइप का है, मेन हिस्से बड़े प्रिसाइज हैं, लेकिन साथ साथ उसमें ना थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमें मिल रहे हैं। हमने जो टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं उनको मैं लिख देता हूं पहले ही। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और हमने बात करनी है प्रोटॉन्स के बारे में, इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कैथोड रेज को, और हम देखेंगे पॉजिटिव रेज को, और हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। क्लियर हो गया जी मामला। ये हिस्सा मुकम्मल करेंगे हम आज के यूनिट में, और अगर टाइम बचा तो फिर कुछ और बात भी कर लेंगे, लेकिन मेन जो आइडिया है हमारा वो ये है कि हमें क्लियर हो कि कैथोड रेज क्या है, पॉजिटिव रेज क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज से। कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है? हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि पार्टिकल का नाम लिख लिया मैंने। अब मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की अगर बात की जाए तो वो होता है -1.602 10⁻⁻19 कूलम। माइनस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज को जाहिर कर रहा है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज होता है +1.602 10⁻⁻19 कूलम। ये बात तो पक्की हो गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसी है, लेकिन उस पर जो साइन है वो ऑपोजिट होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज आ जाए तो हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। मैस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मैस नोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मैस है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर बात की जाए प्रोटॉन की तो प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू है 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो जाती है 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब भी किलोग्राम यूनिट आता ना तो हम इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि कई दफा एग्जामिनर जो है ना वो किलोग्राम में वैल्यू नहीं दे रहा होता, वो ग्राम में वैल्यू दे रहा होता है। तो अगर आप इसे ग्राम में नोट करेंगे तो ये बन जाएगी 9.1095 10⁻⁻28 ग्राम, और अगर मिलीग्राम में नोट किया ना जी आपने तो और छोटी हो जाएगी, और ये हो जाएगी -25 मिलीग्राम। सही है जी बात। 3 पावर की 3 10⁻³ का फर्क पड़ जाता है। इसी तरीके से अगर आप प्रोटॉन्स का मैस नोट करें तो 1.672 10⁻⁻27 की जगह हो जाएगा 24 ग्राम, और अगर आपने मिलीग्राम में नोट किया तो 10⁻⁻21 मिलीग्राम हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स के साथ क्या मामला बनेगा। 1.675 10⁻⁻24 ग्राम और 1.675 10⁻⁻21 मिलीग्राम। तो हमने ना सिर्फ किलोग्राम में बल्कि ग्राम और मिलीग्राम में भी मैसेज नोट कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारी हेडिंग आ रही है कि अगर ये मैस आप नोट कर लें
AMU के अंदर, तो फिर क्या वैल्यूज बनेंगी? ये मैथ आ जाएगा 5.4 10⁻⁻⁴ AMU। किसके लिए जी? प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए वैल्यू आएगी 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू आएगी 1.0087 AMU। तो ये आ गई जी AMU में वैल्यू। आखिरी हिस्सा बना लेते हैं। आखिरी हिस्सा चलें यहाँ जगह है तो इधर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू क्या क्या है? सही, चार्ज टू मास वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू पता है और वही ज्यादा जरूरी भी है। वो कितनी है? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। सही है जी, कूलम पर किलोग्राम में क्या वैल्यू है? 10⁻11 में है। सही है जी। आगे चलते हैं। अगर आपने इसे 1.7588 10⁸ लिखा तो फिर ये कूलम पर ग्राम में हो जाएगी। तो सीख लें बात, कूलम पर किलोग्राम में ये वैल्यू 10⁻11 आती है, जबकि कूलम पर ग्राम के अंदर ये वैल्यू 10⁸ आती है। प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू दी नहीं गई, हमें भी ज़रूरी नहीं है ये बताना, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए ऑटोमेटिक है कि ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ओवर मैस में अगर चार्ज ज़ीरो है तो नीचे कुछ भी हो जवाब ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। एक बारी जो डाटा लिखा गया है उसे अच्छे तरीके से नोट कर लें, ध्यान कर लें कि कहाँ पर क्या वैल्यू लिखी गई है, क्योंकि अब हमने दो सवाल यहाँ से देखने हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम यहाँ से दो सवाल देख लेते हैं। जगह है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं सवाल लिख रहा हूँ, लें जनाब। पहला सवाल लिखते हैं, विच स्टेटमेंट is true with respect to charge to mass value of subatomic पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ना जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एटम के अंदर हैं, एटम से छोटे होते हैं। अच्छा जनाब, अब पहला ऑप्शन मैं बना रहा हूं। ऑप्शन ये है कि न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा है और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। बीटा ऑप्शन ये है कि प्रोटॉन की चार्ज टू मास वैल्यू न्यूट्रॉन से ज्यादा है और न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। चार्ली ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की चार्ज टू मास वैल्यू बराबर है और ये दोनों की वैल्यू ही न्यूट्रॉन से ज्यादा होती है। डेल्टा ऑप्शन बना रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज टू मास प्रोटॉन से ज्यादा और प्रोटॉन की न्यूट्रॉन से ज्यादा होती है। तो अब चार ऑप्शन आ गए हमारे पास। हमने ये फाइंड आउट करना है कि विद रिस्पेक्ट टू चार्ज टू मास वैल्यू इनमें से कौन सी बात ज्यादा सही है। तो आप यहां से डाटा जो मौजूद है उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्ज टू मास वैल्यू में चार्ज अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन का जीरो है तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू तो जीरो हो गई, वो तो सबसे कम हो जाएगी। अब जब सबसे कम हो जाएगी तो फिर अल्फा ऑप्शन और बीटा ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, या तो चार्ली सही है या डेल्टा सही है। अब चार्ली और डेल्टा में से कौन सा सही है? चार्ज के बाद अगर कोई चीज, चार्ज तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर है, तो फिर दूसरा फैक्टर जो असर डाल रहा है वो कौन सा है? वो मैस है। जितना मैस ज्यादा होगा उतनी चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी। तो अब मैस किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मैस ज्यादा है। तो जब प्रोटॉन का मैस ज्यादा है तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होगी। यही बात आप पॉजिटिव रेज में भी देखते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। क्लियर है जी मामला? उम्मीद है कि यह सवाल आपको क्लियर होगा। एक और सवाल देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू
masses of subatomic particles. Next question है जी, which statement is true with respect to masses of subatomic particles? अच्छा ऑप्शन बना लेते हैं, चलें ऑप्शन बना रहा हूं मैं मैसेज के हवाले से। पहला ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन के बराबर है और ये दोनों का मैस न्यूट्रॉन से ज्यादा है। बीटा ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के बराबर है और इन दोनों का मैस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस अगर जमा कर लिया जाए तो ये न्यूट्रॉन के बराबर आ जाता है। डेल्टा ऑप्शन कर लेते हैं ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस जमा भी कर लिया जाए तब भी वो न्यूट्रॉन से कम ही रहेगा। 4 ऑप्शन हो गए जी। कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में सही हो सकता है? देखें जरा, मैंने अभी तक मिटाया नहीं है वैल्यूज को। आप अगर देखें, न्यूट्रॉन का मैस 1.0087, प्रोटॉन का मैस 1.0073 और इलेक्ट्रॉन का मैस 5.4 10⁻⁻⁴। 5.4 10⁻⁻⁴ को अगर आप हल करें तो क्या वैल्यू बनती है? ये बन जाती है 0.00005, ऐसे बन जाती है। सही हो गया जी मामला, क्लियर है। ये देखें जरा, मैं चेक कर लूँ एक बारी। यहाँ पर -4 था, जब इधर आएगा -3 -2 -1 0। नहीं जी, ये एक वैल्यू इधर आ जानी चाहिए, इधर आ जाती है 0.0005। सही हो गया जी, इस तरीके से है 0.0005। अब जरा देखते हैं कि अगर मैं 0.0005 को इधर ऐड कर दूं तो क्या जवाब आएगा? 1 ऐसा आ जाएगा। 0 में 0 ऐड हुआ, 0 में 0 ऐड हुआ, 7 में 0 ऐड हुआ, 5 3 8। ये लें जनाब, ये ऐड हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर लें तो नजर क्या आ रहा है कि जो जवाब है वो अभी भी न्यूट्रॉन के 1.0087 से छोटा है। तो यहाँ पर भी हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। तो इस तरीके से जी दोनों सवाल अच्छे सवाल थे, दोनों एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे थे। हमारे लेक्चर में ना जी इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले जो आइडियाज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा होते हैं। हम आपको बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं हमारी रहती। तो केमिस्ट्री के लेक्चर में मेरी कम से कम हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करूँ आपको, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो अपडेट हो, ना कि आप कंफ्यूज होकर सर खुजाते बैठे रहें और फिर परेशान हो कि ये क्या मामला हो गया, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो अजीब बात कोई नहीं होगी जी, लॉजिकल बातें होंगी। आप लॉजिक से बैठेंगे, फ्री स्टेट में बैठेंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए बैठेंगे तो इंशाल्लाह मामला मुश्किल नहीं होंगे। चलें हम आगे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली। अब हमारा मकसद है कि हम कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज पर बात कर लें, साथ ही न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात कर लेंगे और अगर कोई मुश्किलात होंगी तो उनको देखते रहेंगे। इस हिस्से में ना काफी सवाल आने हैं हमारे पास। जी स्टार्ट करते हैं विद कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले कैथोड रेज को डिस्कवर किया था सर विलियम क्रूक्स ने। सर विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी जिसमें वोल्टेज रखा गया था 5000 टू 10,000 वोल्ट्स और प्रेशर रखा गया था 0.01 टॉर। अच्छा, प्रेशर 0.01 टॉर क्यों रखा गया था, इसका रीजन भी नोट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रेशर जो था ना जी, हिंडर्ड प्रोडक्शन
ऑफ कैथोड रेज। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है ना हवा का, उस पर कैथोड रेज बनती नहीं थी, एक ग्लो बन जाता था। तो इसलिए फिर प्रेशर को कम करके फिर कैथोड रेज बनाई गई। अच्छा, जो कैथोड रेज बनी ना जी, उनके बारे में अगर बात करें तो वो कैथोड रेज पहली प्रॉपर्टी से शुरू कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम कैथोड खारिज होती थी। सही है जी। जो खारिज हो रही थी कैथोड रेज, देवर नेगेटिवली चार्ज्ड। सही जी। और ये कैसे पता लगा? दो एक्सपेरिमेंट से। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? एक किया था जे पेरिन ने और एक किया था जे थॉमसन ने। जे पेरिन ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके देखा, जे थॉमसन ने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके देखा और पता लगा जे पेरिन का जो मैग्नेटिक फील्ड का रूल है, आपने सीखा होगा फिजिक्स में। आप सीखते हैं कि इस तरीके से एक रूल है जिसमें अगर आप एक उंगली को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक उंगली को मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की तरफ डायरेक्ट करें, तो जो थंब है वो डायरेक्ट करता है कि पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कैसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन से पता लगा कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और जे थॉमसन ने जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कैथोड रेज बेंड हो जाती थी, जिससे पता लगा कि उन पर नेगेटिवली चार्ज, वो उन पर नेगेटिव चार्ज है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। सही है जी बात। कुछ और प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज के बारे में पता लगी, वो ये थी कि कैथोड रेज एल्यूमिना को रेड कर देती हैं, टिन स्टोन को येलो कर देती हैं, ग्लास को ग्रीनिश फ्लोरिसेंस दे देती हैं, साथ साथ रेयर अर्थ्स के अंदर भी वो फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। इसके अलावा दे कैन कास्ट शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके अलावा दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज ऑन स्ट्राइकिंग हैवी metal anode. They can ionize gases. They have reducing effect, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हम देखेंगे, तो इसलिए जब वो किसी से चीज से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना रिड्यूसिंग इफेक्ट कहलाता है। इनकी चार्ज टू मास वैल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे पता लगा कि ये असल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसके अलावा मजीद अभी तो काफी बातें रह गई। इसके अलावा कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हमें मिली वो ये थी कि कैथोड रेज कैन हीट ए बॉडी, कैथोड रेज कैन ड्राइव ए पैडल व्हील। सही हो गई थी बात। यहां पर अब जरा मैं ब्रेक लगा लूं। ये प्रॉपर्टीज तो हमने किताब में भी देखी हैं और हमें पता भी हैं, अक्सर लोगों को याद भी होंगी, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर वो ये है कि आप कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को देखकर इनकी जो नेचर है उसे अंदाजा लगा सकें। सही है जी। इस बात की तरफ आता हूं। मैं पहले ये बता दूं कि कैथोड रेज की नेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस, डज नॉट डिपेंड अपॉन कैथोड यूज्ड, डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्लास। तो कैथोड रेज ना किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस हैं।
कैथोड जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, ग्लास जिस मर्जी टाइप का हो, कैथोड रेज एक जैसी ही बनेगी। चलिए मैं वापस आता हूं अपने आइडिया पर। आइडिया क्या है कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को देखकर आप उनकी नेचर का हिसाब लगा सकें। सही है जी। इस बात को समझने के लिए चले मैं एक सवाल लिख देता हूं जी। पहला सवाल ये है, कैथोड रेज can cast a shadow of an opaque object. It shows that they are, पहला ऑप्शन है जी material particles, बीटा रेस, सी इलेक्ट्रॉन्स, डी बोथ ए एंड सी। देखें जरा, हमें कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी दी गई है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनके रास्ते में गैर शफाफ चीज रखी जाए तो ये उसका साया बना देती हैं। अब कैथोड रेज किसी चीज का साया बना रही हैं तो इससे क्या पता लगता है? क्या ये पता लगता है कि ये मटेरियल पार्टिकल है, या ये पता लगता है कि ये रेज हैं, या ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अल्फा और चार्ली दोनों ही? तो अब जरा देखें, जो ओपेक ऑब्जेक्ट का साया बनाने की है ना साइंस, वो रेज की प्रॉपर्टी होती है जी। मटेरियल पार्टिकल साया नहीं बनाते। सही है जनाब, जरा ध्यान से समझें। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हाथ मैंने रखा और इसका आपको साया नजर आ रहा है। अब ये साया क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव कर रही है, और रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम कहते हैं साइंसी जबान में, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो चीजों के अंदर से, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं गुजर सकती, तो फिर वो उसका शेडो बना देती है। तो कैथोड रेज का साया बनाना किसी चीज का, ये क्या जाहिर कर रहा है कि दे आर रेज। सही है जनाब। एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल में मैं सवाल की हेडिंग चेंज कर लेता हूं, बाकी बात यही ही रहेगी। सवाल क्या हो गया जी? अब देखें जरा, कैथोड रेज कैन ड्राइव ए स्मॉल पैडल व्हील, इट शोज दैट दे आर। देखें सवाल चेंज हो गया जनाब। अब क्या हुआ, कैथोड रेज जो हैं ये एक पैडल व्हील को घुमा सकती हैं। अब पैडल व्हील को घुमाने से क्या पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है कि वो मटेरियल पार्टिकल हैं, या रेज हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, या डेल्टा ऑप्शन? तो अब की बारी, अब पैडल व्हील को घुमाने के लिए क्या चाहिए? एक व्हील है, उसे रोटेट करना है, तो रोशनी के रास्ते में आप जो मर्जी चीज रख दें, रोशनी उसे घुमा नहीं सकती। मतलब ये नहीं है कि आप एक 1000 वाट का बल्ब लेकर और इस मार्कर के आगे खड़े हो जाएं और वो लाइट जो है ना 1000 वाट के बल्ब से वो इसे घुमा दे। वो इसे नहीं घुमा सकती, क्योंकि लाइट रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट पार्टिकल्स नहीं होते। अगर पार्टिकल का सोर्स लेके आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो बार बार हिट करेगा, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी एनर्जी इनफ हुई तो फिर वो इससे टकरा कर आखिरकार कभी ना कभी वो इसे मूव करवा देगा। सही है जनाब। तो अब की बारी, जो कैथोड रेज पैडल व्हील को घुमा रहे हैं, इससे नतीजा निकल रहा है कि दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। सही जनाब। तो वो मटेरियल पार्टिकल्स हो गए। चलें फिर एक और सवाल देखते हैं। यहीं पर बात आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी कि आपने ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कोई नतीजा निकलता है, तो वो नतीजा हमने सीखना है। अच्छा जनाब, आगे चल पड़ते हैं। एक और सवाल यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर, ऑप्शन मिटा देते हैं ये वाला ना, अल्फा ऑप्शन दोबारा से लिख लेते हैं। ऑप्शन सेम रख रहे हैं हम सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए। कैथोड रेज have charge to mass value equal to electrons. It shows that they are। अब कैथोड रेज की जो चार्ज टू मास वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही है। इससे क्या नतीजा निकलता है?
भाई अगर दो चीजों की चार्ज टू मास वैल्यू सेम आ रही हो ना, इसका मतलब है कि वो एक ही चीज है। सही जनाब। तो अगर कैथोड रेज की चार्ज टू मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि असल में कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोई अलग चीज नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ली ऑप्शन हो गया। अब आपने गौर किया कि कभी यहाँ पर जवाब बीटा आ जाता है, कभी अल्फा आ जाता है, कभी चार्ली आ जाता है। तो ये किस बुनियाद पर आ रहा है कि भाई कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है ना, वो एक्सपेरिमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। और ओवरऑल कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है ड्यूअल नेचर, यानी कि वो कभी मटेरियल पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी वो रेज वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्रेस होती है, कौन सी प्रॉपर्टी किस वक्त काम कर रही है? वो काम कर रही होती है जब हम देखते हैं कोई ऐसी एग्जांपल कि वो व्हील को ड्राइव कर रहा है, या वो शेडो बना रहा है, या उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कैसी है। इस तरह की बातों से प्रॉपर्टीज का अंदाजा होता है। क्लियर हो गई जी बात? चलें फिर आगे चलते हैं। कैथोड रेज के बाद जी, कैथोड रेज के बाद अब हमारी बात आ गई है पॉजिटिव रेज की। तो पॉजिटिव रेज के बारे में कुछ सीखते हैं जी। पॉजिटिव रेज भी इसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब में बनती हैं, लेकिन इन्हें डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने। पॉजिटिव रेज ना जी ऑपोजिट टू कैथोड रेज बनी थी, यानी कि कैथोड रेज अगर लेफ्ट से राइट जा रही थी ना, तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये राइट से लेफ्ट जा रही थी। अच्छा, जो पॉजिटिव रेज है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो पॉजिटिव रेज कैसे बनी थी सीखें जरा। ये मैंने बना दिया कैथोड, कैथोड से निकली कैथोड रेज जो कि असल में इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर मौजूद था गैस का पार्टिकल, उससे टकराकर उन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बच गया न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन। एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन ही आमतौर पर निकलता है, दो भी निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर अपनी जगह इंटैक्ट रहता है। तो ये आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल बन जाता है। और ये आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल फिर अपना सफर शुरू कर देता है ऑपोजिट। ऑपोजिट हो गया बिल्कुल, जैसे कि मैंने लिखा ऑपोजिट टू कैथोड रेज। और ये जो है ना, इसे कहेंगे आपके ये पॉजिटिव रे है। पॉजिटिव रे को कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजर जाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए ना, वो कैथोड के बीच में परफोरेटेड कैथोड बनाया गया, उसमें कैनाल्स थी, उनसे ये गुजर जाती थी, इसी वजह से इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार लगा लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज डिपेंडेंट, जो पॉजिटिव रेज हैं वो डिपेंडेंट अपॉन गैस हैं। यानी कि जैसे जैसे गैस चेंज करते जाएंगे पॉजिटिव रेज की नेचर जो है वो चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रेज आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल हैं। हर गैस से बनने वाला पार्टिकल दूसरी गैस से बनने वाले पार्टिकल से डिफरेंट होता है, इसलिए कैथोड रेज डिपेंडेंट अपॉन गैस हैं। लेकिन ये डिपेंड नहीं करती ग्लास की नेचर पर, या एनोड की नेचर पर, या कैथोड की नेचर पर। सही है जी बात। ग्लास, एनोड और कैथोड की नेचर पे नहीं डिपेंड करती। चलें जनाब, ये हो गई पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज के हवाले से भी हमारे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं, चलें फिर वो सवाल देखते हैं।
पहला सवाल ये है, आसान सा सवाल है, यहां पर ये भी याद रहे कि कैथोड रेज जो हैं वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल है। तो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल के लिए जब आप चार्ज टू मास वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज टू मास वैल्यू उस गैस की ज्यादा आएगी जिसका मास कम है। मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना जी चार्ज टू मास वैल्यू, तो जिसका मास कम उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा, और सबसे ज्यादा चार्ज टू मास वैल्यू पॉजिटिव रेज में प्रोटॉन्स की आती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स का मास सबसे कम होता है, जिसका मास कम उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा। ये फर्स्ट यूनिट में भी देखा, आज फिर से देख रहे हैं। चलें एक सवाल देखते हैं जी। चार्ज टू मास वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा ऑप्शन हीलियम, बीटा ऑप्शन नियॉन, चार्ली ऑप्शन क्रिप्टॉन, डेल्टा ऑप्शन आर्गॉन। तो नियॉन, हीलियम, आर्गॉन और क्रिप्टॉन में किसकी चार्ज टू मास वैल्यू पॉजिटिव रेज की सबसे ज्यादा आएगी? मैंने अभी कहा कि जिसका मास सबसे कम होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। तो सबसे कम मास किसका है जी यहाँ पर? अल्फा हीलियम का। तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू अगर उससे पॉजिटिव रेज बने तो उनकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं जरा। व्हेन ए गैस फॉर्म्स positive rays, the mass alpha option जी significantly increases, beta option significantly decreases, C चार्ली ऑप्शन जी slightly increases, डेल्टा ऑप्शन जी negligibly changed। चार ऑप्शन है जी। सवाल दोबारा से देखें, अगर एक गैस पॉजिटिव रे बना रही है तो पॉजिटिव रे जो बन रही है उसका मास और गैस का मास, इनका आपस में क्या रिलेशन है? जब पॉजिटिव रे बनती है तो क्या गैस का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आयन का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या आयन का मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या फिर थोड़ा सा मास बढ़ता है आयन का, या फिर तकरीबन चेंज नहीं होता? अच्छा, इस सवाल का ओरिजिन क्या है? इस सवाल का ओरिजिन है पीछे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। तो अगर गैस आयोनाइज हो भी जाए ना, उसका एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मास तकरीबन नेग्लिजिबली चेंज रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि वो ओवरऑल गैस के मास में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो अगर गैस से इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए ना, पॉजिटिव रे बन भी जाए, तो एक आधा या दो इलेक्ट्रॉन निकलने से मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली चेंज्ड, वो कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। क्लियर हो गई जी बात? एक और सवाल देख लेते हैं। चलें फिर, अब की बारी सवाल ये है कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इज अफेक्टेड बाय, अल्फा ऑप्शन है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बीटा ऑप्शन है जी वोल्टेज अप्लाइड, चार्ली ऑप्शन है जी ग्लास ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, डेल्टा ऑप्शन है जी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ले जी, चार ऑप्शन हो गए। कैथोड रेज के बारे में एक बात रह गई थी, तो मैंने कैसे भी पूछ लूं, कैथोड रेज की जो प्रोडक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है?
क्या कैथोड रेज की प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करने से चेंज हो जाएगी? नहीं जी, मैग्नेटिक फील्ड तो बाद में लगाया जाता है, कैथोड रेज तो पहले ही बन जाती हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से कैथोड रेज के पैदा होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या ग्लास अगर आप चेंज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब का तो फिर कैथोड रेज बनना छोड़ देंगी या उनके बनने पर कोई असर है ग्लास का? नहीं जी, ग्लास से तो सिर्फ ये पता लगता है कि जब कैथोड रेज ग्लास से टकराती हैं तो किस किस्म का फ्लोरेसेंस बनेगा। ग्लास की नेचर चेंज होगी, फ्लोरेसेंस की नेचर चेंज हो जाएगी, लेकिन कैथोड रेज का बनना ग्लास पर डिपेंड नहीं करता। गैस पर तो हमने पहले से सीखा है कि डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पर डिपेंड कर रहा है? बीटा जी, वोल्टेज अप्लाई। अगर आप वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाई नहीं करते या फिर आप प्रेशर जो है वो 0.01 टॉर तक नहीं लाते, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो असर डाल सकते हैं कैथोड रे की प्रोडक्शन पर। यानी कि अगर आपने वोल्टेज सही ना लगाया या प्रेशर सही ना लगाया, डिक्रीज ना की है जितना रिक्वायर्ड है, तो फिर कैथोड रेज की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वरना कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सही हो गया जी। तो ये थी पॉजिटिव रेज की बात, और कुछ रिलेटेड सवाल भी हमने देख लिए थोड़ा सा एनविजन करने के लिए अपने आप को। इसके बाद आगे चलते हैं और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल देखते हैं जिसका नाम है न्यूट्रॉन। जी, बात शुरू हो रही है न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स n0 लिख देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स की। सही है जनाब। अब न्यूट्रॉन्स क्या हैं? ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। पहली बारी इन्हें किसने देखा? इसे देखा जी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। सही है। चार्ज टू मास वैल्यू जे थॉमसन ने मालूम की थी। उम्मीद है आपको पता होगा, कोई ऐसी बड़ी नई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। चार्ज टू मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वो मालूम की थी जे थॉमसन ने। अच्छा, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया जी? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। 1932 था। रदरफोर्ड का स्टूडेंट है जी चैडविक। अच्छा, अब चैडविक ने किया क्या है? चैडविक ने बेरिलियम 4Be9 पर एक अल्फा पार्टिकल 2He4, इसे कहते हैं जी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ना हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल मैं साइड पे लिख दूं, अल्फा पार्टिकल He+2 को कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा कॉमन लोग पूछते हैं कि यहाँ +2 है, इधर आप +2 क्यों नहीं लिख रहे? तो जो रिएक्शंस है ना न्यूट्रॉन के जी, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं, तो चार्जेस इररेलेवेंट है। जो भी कुछ हो रहा है वो न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सवाल भी पूछेंगे इस हिसाब से, लेकिन फिलहाल ये अल्फा पार्टिकल जो है ना ये He+2 है। +2 हमने इसलिए नहीं लिखा कि हम यहाँ पे अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं। चलें इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? यहां से बनेगा 6C12 कार्बन का न्यूक्लियस और साथ बनेगा एक न्यूट्रॉन। सही जनाब। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इनका सोर्स था पोलोनियम, और पोलोनियम से हर तरफ, पोलोनियम से ना इस तरह हर तरफ अल्फा पार्टिकल निकल रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने लगाया था एक अदद लेड ब्लॉक, ताकि एक डायरेक्शन में ही अल्फा पार्टिकल निकलें, बाकी अल्फा पार्टिकल ब्लॉक हो जाएं। इस तरीके से आप ना एक डायरेक्शन में रिएक्शन करवा सकते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन जिसे कहते हैं। तो उससे बना उससे बना एक न्यूट्रॉन जी। अब हमने बात करनी है न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पर। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए मैंने, वो क्या क्या है? नंबर 1, बहुत ही अहम है जी, न्यूट्रॉन जो है ना अगर वो डिके हो जाए, न्यूट्रॉन अगर डिके हो जाता है, इस तरीके से लिख लेते हैं 0n1, न्यूट्रॉन डिके अगर हो जाएगा तो उससे बनेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रिनो, तीसरे का नाम क्या है जी, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन से बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। याद रख लें ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछूंगा मैं 2-3 सवाल अभी इस हवाले से, इस इंफॉर्मेशन को तब तक आपने माइंड में रखना है। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है ये हो सकते हैं इस तरह कि अगर ये टकराएं पैराफिन से या वाटर से या सेल्यूलोज से या पेपर से, तो फिर ये एक्सपेल कर देंगे प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को निकाल सकते हैं पैराफिन, वाटर, सेलुलोज, पेपर वगैरह से। ये हाई एनर्जी प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग यानी कि इनकी एबिलिटी टू पास थ्रू थिंग्स वो बहुत आला होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये न्यूट्रल हैं, तो इन्हें कोई चार्ज जो है ना उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल होते तो ऑपोजिट चार्जेस या लाइक चार्जेस की रिपल्शन या अट्रैक्शन की वजह से इनकी ये जो पेनिट्रेशन पावर है ये उसमें कोई कमी आ सकती थी, लेकिन फिलहाल ये न्यूट्रल हैं तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग हैं। एक और बात, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, ये गैसों को आयोनाइज नहीं कर सकते। एक और बात, न्यूट्रॉन्स अगर इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो फिर आप कहेंगे कि ये स्लो न्यूट्रॉन्स हैं, और अगर इनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो आप इन्हें फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन स्लो न्यूट्रॉन्स जो है ना वो ज्यादा यूज होते हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। दुनिया में हम जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं उनमें स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ज़रिए से रिएक्शन को कंट्रोल करना आसान होता है। हाई होंगे, फास्ट न्यूट्रॉन होंगे, तो फिर जब उन्हें प्रोजेक्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वो जो ना कंट्रोल में नहीं रहेगा रिएक्शन। अब ये प्रोजेक्टाइल को फिजिक्स में तो आपने काफ़ी पढ़ा है, केमिस्ट्री में इतना ही है कि अगर आप किसी को चीज़ को थ्रो करके हिट करें ना तो फिर आप उसे प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। अच्छा, अब ये जो स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन है इनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अगर आप नाइट्रोजन जो है ना जी, नाइट्रोजन 714, इससे एक न्यूट्रॉन हिट करवाएं, स्लो न्यूट्रॉन है, तो यहां से बनेगा बोरॉन 511 प्लस एक अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है, याद रहे जी, अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात आ गई, कॉपर 2965 पर अगर आप एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूट्रॉन टकराएं तो फिर क्या होगा जनाब? अब होगा ये कि न्यूट्रॉन यहां पर आएगा और टकराएगा कॉपर के साथ। सॉरी, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ना फास्ट न्यूट्रॉन है। अच्छा, अब इधर आ गया न्यूट्रॉन, कॉपर से टकराया, स्लो सा न्यूट्रॉन था, आया और जाकर उसने हिट किया कॉपर से, और कॉपर को वो तोड़ नहीं सका। जैसे कि ये नाइट्रोजन को तोड़ दिया था ना न्यूक्लियस को, लेकिन कॉपर को नहीं तोड़ सका। क्यों नहीं तोड़ सका? क्योंकि कॉपर जो है उसका मैस बड़ा ज्यादा है, उसका न्यूक्लियस बहुत हैवी है, तो एक छोटा सा न्यूट्रॉन आके ना मतलब इतनी बड़ी चीज को डैमेज नहीं कर सकता। तो अब फिर क्या हुआ कि न्यूट्रॉन टकराया कॉपर से और जाकर स्टॉप हो गया। न्यूट्रॉन आ रहा था, एनर्जी तो थी ना थोड़ी बहुत उसके पास, वो आया और आकर टकराया और टकरा कर वो स्टॉप हो गया। अच्छा, जब स्टॉप हुआ तो फिर देखें कॉपर 2966 और एक गैमा रे बन गई। गैमा रेज जो है ना रेज होती हैं, सही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है। हमने अभी तक क्या सीखा? अल्फा रेज जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा रेज जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव रे क्या होती हैं? वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल होते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इनके क्या हैं? रेज, लेकिन हैं ये मटेरियल पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी मटेरियल पार्टिकल, बीटा रेज भी, कैथोड रेज भी, पॉजिटिव रेज भी, सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल हैं। लेकिन गैमा रे एक रे है, रे का मतलब शुआएं।
शुआओं का मतलब कि उनका मैस नहीं होगा। सही है, शुआ और पार्टिकल में फ़र्क करें ना आसान ज़िंदगी में, मतलब फिजिक्स में तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आसान ज़िंदगी में जिसका मैस होता है, अगर वो लाइट के तरीके से आ रहा है तो फिर आप उसे मटीरियल पार्टिकल कह देंगे, और अगर उसका मैस नहीं है तो फिर वो जो है ना, फिर वो हो जाएगा रे। क्लियर हो गई जी बात। चलें फिर इस हिस्से को मुकम्मल करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अब कॉपर 2966 जो है, कॉपर 2966, अब वो तो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि न्यूट्रॉन ने आकर उसे हिट किया है, और हिट करने से उसे कुछ ना कुछ तो मुश्किलात हुई हैं, उसका एटॉमिक मास बढ़ गया है। अब फिर कॉपर 2966 जो है ना, ये अपने आप को तब्दील कर लेता है जिंक 3066 के अंदर, और साथ एक -1 E0 यानी कि बीटा रे को एमिट कर देता है, बीटा रे को एमिट कर देता है। सही हो गई जी बात। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख लिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इन रिएक्शन से हमारे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को हम क्वेश्चंस की शक्ल में पूछ लेते हैं, कुछ ऑप्शंस बनाएंगे और उन ऑप्शंस से यहाँ पर पैदा होने वाले हमारे सवालों का हल निकलेगा। चलें पहला सवाल फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ दीज is true about the penetration power of rays। तो हमें कुछ रेज दी जाएंगी, हमने उनकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में बताना है। अल्फा ऑप्शन में बना रहा हूं, अल्फा की जो है वो बीटा के बराबर है और बीटा की गैमा के बराबर है। बीटा ऑप्शन बना रहे हैं अल्फा रेज की बीटा रेज से ज्यादा है, बीटा रेज की गैमा रेज से ज्यादा है। चार्ली ऑप्शन बना रहे हैं बीटा रेज की अल्फा रेज से ज्यादा है, अल्फा रेज की गैमा रेज से ज्यादा है। और आखिरी डेल्टा ऑप्शन गैमा रेज की पेनिट्रेशन बीटा से ज्यादा, बीटा की अल्फा से ज्यादा। अब सही जवाब टिक करना है। तो सबसे पहले तो ये फाइनल कर लेंगे, जो रेज होती है ना जी, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ये ज्यादा होती है, और पार्टिकल्स जो है ना इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो गैमा की तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि बीटा और अल्फा में से किसकी ज्यादा होगी। जिस पार्टिकल का मैस कम होता है ना उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो बीटा का मैस कम है अल्फा से, इसलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो रेज की सबसे ज्यादा यानी कि गैमा रेज नंबर 1 हो गई, उसके बाद बीटा क्योंकि उनका मैस कम है, फिर अल्फा क्योंकि उनका मैस ज्यादा है। क्लियर हो गई जी बात। चलें एक और सवाल देखते हैं फिर। अब की बारी सवाल मैंने ये लिखा कि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस बिकॉज दे आर। अच्छा, न्यूट्रॉन्स जो है ना वो गैसों को आयोनाइज नहीं कर सकते। पीछे तो हमने कहा था कि जो पिछली वाली शुआएं थी, फॉर एग्जांपल कैथोड रेज, वो तो गैसों को आयोनाइज कर रही थी। इसकी क्या वजह है? बिकॉज दे आर हैवी, बीटा दे आर स्लो। सही है जनाब। चार्ली दे आर न्यूट्रल। डेल्टा ऑप्शन दे आर हैविंग wavelength different than that of electrons। अच्छा जनाब, न्यूट्रॉन्स गैसों को आयोनाइज नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है? अच्छा, अब गैसों को आयोनाइज करने का मतलब क्या है जी, वो जरा याद करें, समझें जरा। गैसों को आयोनाइज करने का मतलब है कि गैसों के आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना शर्त क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए शर्त है कि जो पार्टिकल आ रहा है, जो पार्टिकल आ रहा है, ये देखें, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये रहा एटम। जो पार्टिकल आ रहा है ना वो आकर टकराए इलेक्ट्रॉन से, जब तक वो हिट नहीं करेगा उसे एक्सपेल नहीं कर सकता। अब न्यूट्रॉन जो है ये कैसे हिट करें इलेक्ट्रॉन को, जबकि इनकी वेवलेंथ जो है ना वो ही नहीं इलेक्ट्रॉन से मैच कर रही।
सही है जनाब, आपको याद हो बिल्कुल स्टार्ट में पहला चैप्टर अगर आप निकालें ना सेकंड पेज, तो उसमें वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट समझाता है। वहां पर वो क्या कहता है कि हमें जो चीजें हैं, हमें एक सेल है वो आम आंख से नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बड़ी ज्यादा है और सेल से वो हिट करके वापस ही नहीं आती, इसलिए हमें सेल नजर नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो सेल के या इलेक्ट्रॉन के या एटम के कंपेरेबल है, तो फिर वो चीजें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आ जाती हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। असल में न्यूट्रॉन जो है ना, उनकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से मैच नहीं करती। जब वेवलेंथ मैच नहीं करेगी तो फिर न्यूट्रॉन्स हिट नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन को, और जब तक इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं किया जाएगा आयोनाइजेशन नहीं होगी। सही हो गया जी, बड़ा अच्छा सवाल था। देखा आपने कि एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ इसके साथ। चलें फिर आगे चलते हैं, एक और बात देखते हैं। ड्यू टू the emission of -1 E0 from an atom by bombardment of neutrons, what is the change in इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो जब एक एटम से न्यूट्रॉन टकराता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देख लें, कॉपर 2966 से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से जो कॉपर है या जिंक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या तब्दीली आएगी? अल्फा 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, बीटा 1 electron added, Charlie no change, डेल्टा 2 electrons removed। अच्छा जी, सवाल क्या है कि अगर आपने एक एटम पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया और उससे एक बीटा रे निकल गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या तब्दीली आएगी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इन रिएक्शंस के अंदर आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा है। तो जरा समझें आप इस बात को कि असल में जब न्यूट्रॉन हिट किया है ना जी, न्यूट्रॉन हिट किया तो दो काम हुए। पहली बारी न्यूट्रॉन आकर टकराया कॉपर से, कॉपर बड़ा न्यूक्लियस था, न्यूट्रॉन आकर हिट किया तो न्यूट्रॉन स्टॉप हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक खत्म नहीं हो सकती, तो फिर वो कहां जाएगी? फिर वो गैमा रे बनकर निकल गई। लेकिन जब वो टकराया तो फिर स्टेबल न्यूक्लियस नहीं रहा, अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया 2966। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन हो गया डिके। न्यूट्रॉन डिके भी तो हो सकता है। न्यूट्रॉन डिके हुआ, डिके होने से क्या क्या बना देखें जरा। न्यूट्रिनो, ना मैस है ना चार्ज है, इसे तो जज नहीं कर सकते। बाकी दो देखें, एक बना बीटा पार्टिकल, ये रहा, ये निकल गया। एक बना प्रोटॉन, इस प्रोटॉन ने क्या किया देखें जरा, प्रोटॉन ने जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ा दिया। एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन भी एटॉमिक मास में 1 ऐड करता है। यहां पर न्यूट्रॉन हो तब भी ये 66 ही रहेगा, न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाए तब भी 66 रहेगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर को बढ़ाता है। तो ये प्रोटॉन बढ़ा दी, मास में कोई तब्दीली नहीं आई, और ये आ गई बीटा रे। तो बीटा रे कहां से आई है? ये आई है न्यूट्रॉन डिके से। न्यूट्रॉन डिके कहां हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई तब्दीली आएगी? जी नहीं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो नो चेंज हमने यहाँ पर कर दिया। बहुत ही अहम सवाल था जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल होता है।
तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।